सो भिड़ते ही जब मैंने अपनी प्रिपरेशन खास करके सेकंड अटेम्प्ट के लिए व्हेन इट वाज जुलाई 2017 आई वाज वेरी क्लियर कि आंसर राइटिंग तो भैया करनी ही है, कुछ भी हो जाए. There are 5 subjects in prelims. So 5 subjects, static subjects like polity, economy, history, geography and environment. Choose these 5 subjects and work on it for 5 months. And the basic rule is 1 subject, 1 book, nothing more. That the first answer we write should be the perfect answer. The first essay that we write should be the perfect essay. The notes that we make should be perfect. मेरा मानना है कि प्रीलिम्स और मेंस आर लाइक ट्विन ब्रदर्स, दे आर इंटरट्वाइंड. आप साइलो में ना प्री और मेंस को अलग अलग नहीं पढ़ सकते हो. आप जब भी देखोगे, अगर आप थोड़ा सा भी सिलेबस पढ़ोगे मेंस का, तो मेंस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे प्री का पूरा सब्जेक्ट रेप्लिकेट होता है. हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल. यार लाइफ में ना जब भी कुछ करो स्पेशली गलत, तो आपको उसके साइंस दिखने लग जाते हैं कि आप गलत कर रहे हो. मतलब आपके दोस्त या रिश्तेदार जो है वो आपको ये बताने में लग जाते हैं कि भैया ये जो आप कर रहे हो ना ये गलत है. बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द राइट थिंग? मतलब क्या होगा अगर आप कोई सही चीज़ करो? क्या तब भी कोई साइंस दिखते हैं या नहीं? दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट हैपन्स विथ यूपीएससी एस्पिरेंट्स. जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है उनके साथ भी एग्जैक्टली यही होता है. उनको बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है क्या वो उनके लिए सही है, क्या वो आगे जाके उनके लिए काम करेगी. आज मैं आपको 7 ऐसे साइंस बताऊंगा जो सिर्फ टॉपर्स में देखने को मिलती है. एंड दिस विल अल्टीमेटली हेल्प यू जज योर सेल्फ बेटर. अल्टीमेटली आप अपने आप को बेहतर जज कर पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद में. और नंबर 7 ज़रूर देखना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा हिलेरियस है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला साइन है दैट यू डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट. नाउ प्रोक्रास्टिनेट का हिंदी में मतलब मुझे नहीं पता. लेकिन मैं समझा सकता हूँ. आपने वो लोग देखे होंगे जो मंडे का वेट करते हैं जिम जाने के लिए, और इनका ये मंडे कभी कभी 6 महीने बाद आता है और कभी कभी तो शायद आता भी नहीं. एंड सिमिलरली अगर आप वो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल या कॉलेज में एग्ज़ाम के सिर्फ एक रात पहले आप सारा सिलेबस लेके पढ़ाई करने बैठ जाते थे, देन यू डेफिनेटली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. उसको आपको पढ़ना नहीं है. यू डोंट स्टडी यूपीएससी सिलेबस, यू मेक इट अ हैबिट. आपको यूपीएससी का पूरा सिलेबस जो है उसकी एक आदत डालनी पड़ेगी. और कोई भी आदत डालने के लिए स्पेशली समथिंग एज वास्ट एज अ यूपीएससी सिलेबस आपको एक पूरा साल लगेगा. दैट्स इफ यू आर अ जीनियस, और एटलीस्ट 2 bloody years to get a hang of it. बेसिकली अगर आप वो है जिसने डिसाइड कर लिया है कि सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाई करनी है तो करनी ही है. डजेंट मैटर कि अगर आप लेट सोए हो, अगर आप कम सोए हो या फिर आप सोए ही नहीं हो, इट डजेंट मैटर. 6 बजे पढ़ना है मतलब पढ़ना है. देन माई फ्रेंड, आप में वो पहला साइन है दैट माइट जस्ट मेक यू अ यूपीएससी टॉपर. इसके बाद आता है कि आप कोचिंग पर बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं करते हो. ये बहुत ही क्लासिक स्कूल वाली मेंटालिटी है. याद है कैसे स्कूल में आपको लगता था कि कुछ घंटे स्कूल में और कुछ घंटे ट्यूशन में क्या स्पेंड कर लिया और हो गई उस दिन की पढ़ाई. वेल यूपीएससी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता. ऑब्वियसली अगर आप उन लोगों में से है जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कोचिंग में 6 घंटे या 8 घंटे दी है, उसके बाद में भी आप अलग से 14-15 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हो, देन माय फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप बहुत ही सही रास्ते पर जा रहे हो. लेकिन यार ऐसा क्यों होता है? आई मीन व्हाई इज़ कोचिंग नॉट इनफ? इतने घंटे वहाँ बैठने के बाद भी. इसका बहुत ही सिंपल सा रीज़न है. कोचिंग में आपको सिर्फ यही बताया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और मे बी शायद कहाँ से पढ़ना है. लेकिन यार अल्टीमेटली पढ़ना तो आपको खुद ही है, राइट? अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, अगर आपका कोचिंग पर रिलायंस बहुत ज़्यादा है, देन आई हाईली एडवाइज़ यू कि कोचिंग पर अपनी जो रिलायबिलिटी है वो कम करो, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो, और कुछ ही महीनों में आप देखोगे आपके मॉक टेस्ट कितने ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं. अगला आता है कि आप न्यूज़पेपर बिल्कुल भी स्किप नहीं करते हो. नाउ इफ़ योर आइडिया ऑफ करंट अफेयर्स इज़ चेकिंग ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पर सरकारी हैंडल्स और न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करना, देन माय फ्रेंड
वी नीड टू टॉक इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है न्यूज़पेपर को लेके वो ये है कि ये कोई ऑप्शन नहीं है बट एक बहुत ही मैंडेटरी नेसेसरी ज़रूरत है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि न्यूज़ तो न्यूज़ होती है, भले वो आप इंस्टाग्राम से ले लो या फिर आप वो न्यूज़पेपर से लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो एक बात समझ लो, जब भी आप किसी इंसिडेंट की, किसी घटना की न्यूज़ का आप कोई वीडियो क्लिप देखते हो, तब आपको एक बना बनाया ओपिनियन पेश किया जाता है। यानी कि आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि ये जो हो रहा है ना, ये सही है या फिर ये गलत है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था, उसमें रिया चक्रवर्ती को बहुत ही बुरा भला बोला गया था। मतलब उसको यही बता दिया था कि सबसे गलत इंसान पूरी दुनिया में यही है, जो कि बहुत ही गलत था, लेकिन लोगों ने वो मान लिया। ऑन दी अदर हैंड, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो उसकी जो लैंग्वेज है वो आज भी काफ़ी न्यूट्रल रखी गई है, एंड इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप खुद से सोचो और इवैल्यूएट करो कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये होना चाहिए, क्या इसमें कोई बदलाव होना चाहिए। और ये जो इवैल्यूएशन करने वाली जो स्किल है, ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। इसके बाद नंबर 4 पर आता है कि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते हो। आपने कभी सोचा है कि ये जो टॉपर्स होते हैं, ये इतना ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पर इतना ज़्यादा क्यों फोकस करते हैं, क्यों एनालाइज करते हैं? वेल, वो इसलिए है क्योंकि इससे इनको वो पता चलता है कि एग्जैक्टली यूपीएससी को एस्पिरेंट से चाहिए क्या। लेकिन ऐसा क्यों है? आई मीन, यूपीएससी को हमसे क्या चाहिए, ये तो सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, राइट? वेल, रॉन्ग। आपने वो बात तो सुनी होगी कि एवरीथिंग अंडर द सन इज़ यूपीएससी सिलेबस। इसका मतलब ये कि यूपीएससी जो है आपको कहीं से भी कोई भी सवाल पूछ सकता है, और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का सलूशन एक तरह से यूपीएससी बोर्ड ने हमें खुद ही दिया है। अगर आप यूपीएससी की साइट चेक करोगे तो आपको साइट पर ही पिछले 10-15 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। अब ये अवेलेबल कराने के पीछे का मकसद ये है कि बोर्ड खुद चाहता है कि आप एग्ज़ाम देने से पहले पिछले साल के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करो। और नंबर 5 पर आता है कि आप रिवीजन बिल्कुल इग्नोर नहीं करते हो। और रिवीजन से अगर आपको ये लगता है कि एग्ज़ाम की एक रात पहले बैठ के रट्टा मारना यही है, तो मुबारक हो, क्योंकि आप फेल होने वाले हो। यार देखो, ये जितने लोग एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ये जो टॉपर लोग होते हैं ना, इनको एक चीज़ अच्छे से पता होती है कि रिवीजन इज़ वेयर द मैजिक हैपन्स। वो जो लोग एक दूसरे को पूछते हैं ना कि आपका सीक्रेट क्या है, आपका सीक्रेट क्या है, भैया रिवीजन इज़ द सीक्रेट। वो टाइम याद करो जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और आपने कोई चीज़ पढ़ी है, आपको पता है आपने ये पढ़ी है, लेकिन आपको वो उस वक्त याद नहीं आ रहा है, और तब आप अपने आप को बोलते हो कि यार एक बार और रिवाइज कर लेता ना तो बेटर होता। रिवीजन से मेरा मतलब है कि उसको इतनी बार पढ़ो कि हर जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम हॉल में याद आना और नहीं आने से ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दो कॉन्सेप्ट के बीच में, तो इतना रिवीजन होना चाहिए कि दोनों ही कॉन्सेप्ट अपनी अपनी जगह बहुत ही क्लियर है। और इसके बाद आता है कि आप अपना ऑप्शनल बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते हो। कुछ लोग होते हैं जो ऑप्शनल को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उनका वो दोस्त है जो बिल्कुल भी खास नहीं है। आई मीन, यू इग्नोर ऑप्शनल सब्जेक्ट जबकि आप जनरल स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। देखो, किसी भी स्मार्ट एस्पिरेंट को ये अच्छे से पता होता है कि ऑप्शनल जो है वो आपका स्कोर या तो बना सकता है या बिगाड़ सकता है। और अगर आपको ये छोटी सी बात नहीं समझ आई है तो आई डोंट थिंक यू आर रेडी। आप अभी यूपीएससी के लिए रेडी नहीं हो। एंड फाइनली नंबर 7 पर आता है कि आप अपने आप को रिसोर्सेज से ओवरलोड नहीं करते हो। देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि हम इंफॉर्मेशन एरा में नहीं रह रहे हैं, बल्कि हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले एरा में जी रहे हैं। अगर आप हर टाइप की बुक्स और नोट्स में डूबे रहते हो, अगर आप हर वो मटेरियल ऑर्डर कर लेते हो जो आपने किसी रैंडम यूपीएससी पॉडकास्ट में सुना था, तो आप एक बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हो।
आपको ये समझना पड़ेगा, स्पेशली यूपीएससी में क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है ओवर क्वांटिटी। आपने कितना ज़्यादा पढ़ा है वो मैटर नहीं करता, बल्कि ये करता है कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस और बुक्स हैं उनको ऐसे ही ऊपर से पढ़ के आगे एडवांस बुक्स पे निकल जाना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है जब आता है एनसीईआरटीज़ की बारी। एनसीईआरटीज़ एक बहुत ही अंडररेटेड और एक बहुत ही अमेजिंग सा रिसोर्स है। मतलब ऐसा कई बार हुआ है कि यूपीएससी ने डायरेक्ट सवाल पूछे हैं एनसीईआरटी के पेजेस से। अगर आप टेक्स्ट बुक के पेजेस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे मार्जिन के बाहर भी कुछ चीज़ें लिखी होती है कि ये बुक जो है इसका मटेरियल कहाँ से आया, इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ से सोर्स किया गया, कौन से ईयर में किया गया। ऐसा कई बार हुआ है कि एनसीईआरटीज़ के इन मार्जिन वाले इन्फॉर्मेशन से डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। तो फ्यूचर टॉपर्स, if you liked the video, smash that like button and of course subscribe ज़रूर करना। and कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपका सबसे फेवरेट टॉपर साइन कौन सा है और आपने सबसे ज़्यादा रिलेट किससे किया। और ऑफ कोर्स मुझे ये ज़रूर बताना कि अगर ऐसा कोई साइन है जो हमने आज इस वीडियो में मिस कर दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।